हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, और लेकर आया हूं सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया सैंपल पेपर, जो सीबीएसई की वेबसाइट पर आ चुका है। भाई अगर नहीं डाउनलोड किया है तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 10th के लर्नर्स के लिए बात कर रहा हूं। और अगर वहां से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा सीबीएसई का सैंपल पेपर। उसी सैंपल पेपर का केमिस्ट्री पार्ट, जो सबसे ज्यादा वेटिंग रहता है, जिसके सेशंस अक्सर लेट हो जाते हैं और कई कई बार तो आते भी नहीं है, बट उसी के सेशंस को लेकर केमिस्ट्री का ही जो पार्ट है वो मैं आज यहां पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि फिजिक्स और बायोलॉजी का पार्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सैंपल पेपर 24-25 का है। कोड जो है वो है 086, वो साइंस का कोड है बोर्ड पेपर के लिए। तो वो कोड तो तुमको वैसे भी वहां दिख जाएगा पेपर में, बट ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड जरूर कर लेना। और अगर इसको सॉल्व कर लिया है तुमने तो वेल एंड गुड। कोई डाउट आया है या कोई क्वेश्चन नहीं बना है या किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो इस सेशन में वो सारी चीजें सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर। एंड सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो 80 है वो टोटल साइंस का है, विच इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सब चीजें इंक्लूड करता है। लेकिन इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस वुड बी कंपलसरी, हाउएवर इंटरनल चॉइस जो है वो आपको दी गई है। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है 36 और 37 में आपको इंटरनल चॉइस दे दी गई है। ठीक है, 36 क्वेश्चन में जैसे आपको 2 क्वेश्चंस दे दिए, 37 में आपको 2 क्वेश्चंस दे दिए और में, तो वो इंटरनल चॉइस में आपको एक ही क्वेश्चन करना है। Next section it would have 16 simple complex MCQs and 4 assertion reason type question। मतलब सेक्शन ए में आपके 16 MCQ क्वेश्चंस आपको आएंगे और 4 आपको assertion reason क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी would have 6 short answers, जिसमें 2 मार्क एक क्वेश्चन के लिए अलॉट किया गया है, तो आपको एक क्वेश्चन का 2 मार्क के हिसाब से ही आंसर लिखना है। वो कई बार होता है ना कि हम 3-4 लाइनों में, 5 लाइनों में, 6 लाइनों में एक्सीड करते जाते हैं आंसर्स लिखने में, तो वहां पर नंबर कट भी जाते हैं। तो जो क्वेश्चन जितने मार्क्स के लिए अलॉटेड है आपको आंसर उसी के हिसाब से लिखना है। आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज, कंसाइज एंड एक्यूरेट, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर्स हैं 3 मार्क वाले। मतलब आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 मार्क एक क्वेश्चन का, और 3 मार्क के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड देन वी हैव सेक्शन डी, जिसमें 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन की मार्किंग होगी 5 मार्क। सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन जो होगा, उसमें 3 केस स्टडी आएंगी। 3 केस स्टडी में एक फिजिक्स होता है, एक बायोलॉजी होता है और एक आपका केमिस्ट्री होता है। तो केमिस्ट्री वाला जो केस स्टडी होगा इस सैंपल पेपर में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। और पहले हम सेक्शन ए को देखते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाउएवर पेपर की सॉल्विंग टोटली आप पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे सेक्शन सी पहले सॉल्व करना है या सेक्शन डी पहले, क्योंकि बड़ा सेक्शन है तो वो पहले सॉल्व करना है, आप जा सकते हो। क्वेश्चन की ऑर्डरिंग का कोई मैटर नहीं करता, बस आप सेक्शन जरूर लिखना। लाइक अगर आप सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्लीज वहां पर सेक्शन डी के बारे में लिख जरूर देना कि भाई ये सेक्शन डी के क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कोई सा भी सेक्शन कभी भी अटेंड कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू सो। ठीक है, चलो अपन लेकिन सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। सेक्शन ए अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और पहला अपने पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो अपने पास ये क्वेश्चन आ गया है कि आइडेंटिफाई पी, क्यू एंड आर, जो बेसिकली कोफिशिएंट्स है एक इक्वेशन के, इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। मतलब मुद्दे की बात यह है कि भाई इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। अगर ये इक्वेशन ध्यान से देखो तो दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और डिकम्पोजिशन करके लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बन रही है। ये 3 चीजें बन रही हैं। तो रिएक्शन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। रिएक्शन को अपन यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज PbNO3 होल ट्वाइस। डिकंपोज हो रहा है, क्या दे रहा है? लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के ब्राउन फ्यूम्स देता है। ये बात याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, इसके ब्राउन कलर की गैस होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ब्राउन फ्यूम किस गैस के निकले, किसी और क्वेश्चन में पूछ लेंगे, इसलिए मैं रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताते हुए चल रहा हूं आपको यहां पर। एंड देन वी हैव ऑक्सीजन गैस, तो ये ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब आप देखो तो लेड नाइट्रेट में सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन, अच्छा क्यू और आर हमें यहां पर चाहिए, तो सबसे पहले लेड, N और O कितने, 3 2 6 और नाइट्रोजन 2 है।
यहां नाइट्रोजन देखोगे तो आपको 1 मिलेगा, तो आप सबसे पहले एक काम करो, यहां पर नाइट्रोजन डबल कर दो। नाइट्रोजन डबल कर दोगे तो ये चीज हो जाएगी। अब ऑक्सीजन गिन लो, क्योंकि लेड तो एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन गिनोगे तो 3 2 6 है, यहां पर 2 2 4 है, और 1 और ये 2, मतलब 2 2 4 और 2 6 और एक और है 7, मतलब ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा है, तो यहां पर ऑक्सीजन कम है। तो अब इधर क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑड नंबर में है जहां पर ऑक्सीजन है, जैसे यहां पर 2 2 4 है तो ये तो इवन नंबर है, यहां पर 2 है तो ये भी इवन नंबर है। कहां है ऑड नंबर? ऑड नंबर है यहां पर, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। तो क्या करोगे, यहां पर आप ऑड नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि यहां पर आप ट्वाइस करोगे। अब जब यहां ट्वाइस करोगे तो लेड भी डबल हो जाएगा, तो लेड को डबल करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर ट्वाइस करोगे, यहां ट्वाइस करोगे तो नाइट्रोजन 4 गुना हो जाएगा। कोई बात नहीं, यहां पर फिर एक काम करते हैं, हम नाइट्रोजन को 4 टाइम्स लिख देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, NO2, दिस इज NO2 एंड दिस NO2 विल बी 4 टाइम्स, तो ये 4 बार NO2 अपन दे देंगे। अब देखते हैं बैलेंस हो गई क्या। लेड 2 है, लेड 2 है, नाइट्रोजन 2 इंटू 2 4 है, नाइट्रोजन 4 है। ऑक्सीजन गिन लेते हैं लास्ट, क्योंकि पिछली बार ऑक्सीजन से अपन गड़बड़ हुए थे। 2 4 दूनी 8, 2 और 8 10 और 2 12, देखते हैं 3 2 6 और 6 इंटू 2 12, तो मतलब ये बिल्कुल करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसमें कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, पहला कोफिशिएंट P is 2, Q is 2, R is 4, तो 2 2 4 कहां है ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, तो दिस इज 2 2 4 एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 2 2 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इस हिसाब से, ऑप्शन ए। ठीक है, चेक कर लेते हैं, आगे आंसर दिया हुआ है, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो 2 2 4 करेक्ट है। तो लल्लू क्वेश्चन था, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि हम नाइट्रोजन को पहले डबल करे, फिर नाइट्रोजन को क्वाड्रपल करना पड़ा, थोड़ा सा यहां पर एक चैलेंज था, लेकिन ये फिर भी बैलेंस इक्वेशन है और ये कंप्लीटली हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, चलो डन 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 डन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को आप कॉलम 2 से मैच करेंगे और फिर आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। चलो, कॉलम 1 में लिखा है अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है? एक ही है भैया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। हमने पढ़ा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वक्त आने पर खुद को एसिड और वक्त आने पर खुद को बेस दोनों की तरह अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। सामने बेस खड़ा है तो खुद एसिड बन जाएगा, सामने एसिड खड़ा है तो खुद बेस बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो एक बात तो क्लियर है, ए का थर्ड है, ए का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो, अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम। इतना कम मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का है जिसको अगर अपन हाथ की हथेली पे रखे तो ही मेल्ट हो जाए? तो इट इज नन अदर देन गैलियम। तो गैलियम है, तो यानी कि बी का कौन है, बी का फर्स्ट है। अ मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। मेटल कौन सा है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? अब देखो, तो नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो मैग्नीज है वो मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। दूसरी चीज, अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो गोल्ड जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो सी का हो गया फोर्थ, मैग्नीज क्योंकि रिएक्ट करता है, और डी का हो गया सेकंड, दैट इज गोल्ड। तो इसका मतलब 3142, 3142 बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 3142, तो बी ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो 3142 इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का ये वाला जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। डन 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 बात। करेक्ट आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यस, सेकंड ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट बता रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये जितने लोगों ने बहुत आगे करके वीडियो देख लिया, मैं क्लियर बता दूं पहले कि ये हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीबीएसई की तरफ से इशू हो चुका है। अगर अभी तक आपने वो सैंपल पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर इस सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब ये वीडियो देख रहे हो ना, तो कोशिश करो कि सैंपल पेपर सामने हो, और सामने हो तो तुम उसको सॉल्व भी कर रहे हो, वहीं क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लो, कोई अलग से कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर है ये। और अगर तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है तो बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा। तो वहीं पर क्या करो, क्वेश्चन पेपर में ही चीजें सॉल्व करते हुए चलो, मेरे साथ डिस्कशन का पार्ट बनते हुए चलो। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक सोल्यूशन दिया है किसी फिगर, इस फिगर में, और यह बोला गया है कि दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब आपको बताना है कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। बल्ब डज नॉट ग्लो, व्हाई इट इज नॉट ग्लोइंग।
ये वाटर मतलब ये कुछ भी हो सकता है। अब ये HNO3 हो सकता है, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, अपने आप को आयंस में कन्वर्ट करेगा, और जहां आयंस होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, आयंस का होना जरूरी है। अगर आयंस होंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर आयंस नहीं है तो वो नॉन आयोनाइजेबल थिंग है। इट्स अ नॉन आयोनाइजेबल थिंग अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो नाइट्रिक एसिड तो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब नाइट्रिक एसिड यहां नहीं हो सकता क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं करवाना है। दूसरा है C2H5OH, यस एल्कोहल। अगर ये अल्कोहल होगा C2H5OH तो अल्कोहल नॉन आयोनाइजेबल एंटिटी है, मतलब ये क्या करेंगे, प्योर फॉर्म में अपने आप को क्या करेगा, आयोनाइज नहीं करेगा। तो C2H5OH बिल्कुल हो सकता है यहां पर, तो 100% ये C2H5OH है। ऑल्दो अपन और ऑप्शन भी देख लेते हैं। H2SO4 ये भी क्या करेगा अपने आप को, ये भी अपने आप को क्या करेगा, आयंस में कन्वर्ट करेगा, बिकॉज इट्स एन एसिड, और एसिड का काम है क्या, H+ को रिलीज करना, हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करना। तो हाइड्रोनियम आयन यानी कि आयन आ जाएंगे तो बल्ब फिर ग्लो होता, तो फिर ये भी नहीं है H2SO4। ठीक है, अल्कोहल में आयंस नहीं बनेंगे, ये बात याद रखना। अल्कोहल में कई लोग सोच रहे होंगे सर OH है तो H+ और O- कर दो, नहीं, अल्कोहल में नहीं होता, वो C2H5OH इथेनॉल है, इथेनॉल विल नॉट गेट आयोनाइज्ड। D is CO2 इन वाटर। अब एक चीज मैं बता दूं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर है तो पानी के अंदर इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3, और भैया अगर कार्बोनिक एसिड बन गया तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा, और आयंस में कन्वर्ट होगा तो फिर बल्ब ग्लो हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, ये करंट आ जाएगा इसमें, तो फिर मतलब CO2 इन वाटर भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है, बी, दैट इज अल्कोहल। तो इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यस, यहां पर भी बी ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नहीं तो जनरली क्या होता है कि आप पूछते हो भाई एसिड में आयंस होते हैं कि नहीं होते हैं, या व्हाई डू प्योर फॉर्म ऑफ एसिड और डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन बड़े कॉमन हो गए, अभी थोड़ा सा बदल दिया उन्हें क्वेश्चन को, उन्हें अपैरेटस दे दिया, उसमें बता दिया कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो अब आप बताओ सोल्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी वगैरह वगैरह। तो ये सारी वो चीजें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन है, एन एक्वा सोल्यूशन A टर्न्स द फेनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक। एक्वा सोल्यूशन है किसी ए सब्सटेंस का जो फेनोप्थलीन सोल्यूशन को पिंक कन्वर्ट कर रहा है। अब अच्छे से याद हो तो इंडिकेटर में फेनोप्थलीन पिंक कब होता है, जब कोई बेसिक मीडियम में उसको डाला जाए, मतलब जब कोई बेसिक मीडियम हो तो फेनोप्थलीन अपना कलर पिंक चेंज कर देता है, मतलब एक क्या है, बेस है। चलो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये कंफर्म हो गया कि भैया जो ए है वो कोई बेस है, तो ए बेस है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ B to A। अच्छा, अब उस ए में कोई बी का सोल्यूशन को ऐड किया गया, द पिंक कलर डिसअपियर्स। ये भी कंफर्म हो गया कि बी कुछ नहीं है, बी जो है वो एसिड है, क्योंकि पिंक कलर डिसअपियर हो गया, मतलब बेसिसिटी खत्म हो गई, और बेसिसिटी खत्म किसने करी होगी, किसी एसिड ने, तो बी जो है वो एसिड है। तो ए हो गया बेस और बी हो गया एसिड। आगे पूछो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सोल्यूशन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के लिए कौन सी चीज है जो ट्रू है। वो बोल रहे हैं ए इज स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज अ वीक बेस। नहीं, दोनों बेस नहीं हो सकते। अगर दो बेस होते तो पिंक कलर डिसअपियर नहीं होता, पिंक कलर बना रहता। दूसरी बात, ए इज स्ट्रांगली एसिड एंड बी वीक एसिड। नहीं, अगर ए एसिड होता तो पिंक कलर होता ही नहीं फेनोप्थलीन का, क्योंकि एसिड में फेनोप्थलीन कलरलेस रहता है, तो वो कलरलेस ही रहता। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द देन ए हैज अ pH ग्रेटर देन 7। हाँ, अगर बेस है तो pH ग्रेटर देन 7 होगा, और मैं कह रहा हूं बेस है तो pH ग्रेटर देन 7 है, तो ये तो सही है। एंड बी हैज अ pH लेस देन 7, बिल्कुल सही है, क्योंकि एसिड का pH 7 से कम होता है, और बी एसिड है तो pH 7 से कम भी है, ये बिल्कुल सही है। एंड ए हैज अ pH लेस देन 7, नहीं ये नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन है सी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो ए है उसका pH 7 से ऊपर है। अब देखो, उन्होंने डायरेक्ट बेस बेस नहीं बोला, उन्होंने बोल दिया pH 7 से ऊपर है। अब यहां पर यह ज्ञान भी लगाना है कि pH 7 से ऊपर बेस का होता है और pH 7 से नीचे एसिड का होता है, तो यह ज्ञान लगाना भी जरूरी था। तो यहां पर हमारा क्लियर हो गया, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, एंड एज पर दिस ऑल्सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। संपट पड़ रही है बात। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार कंसेप्चुअल। देखो, सैंपल पेपर क्या होता है, ये आपको ना एक हिंट देता है कि अपकमिंग पेपर जो बोर्ड का फाइनल पेपर होगा वो कैसा होगा। तो इस बार ना डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम दिख रहे हैं, क्वेश्चन निहायती लल्लू हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स बड़े क्लियर है ना तो क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाएंगे,
लेकिन आप ये सोचो, ये एक्सपेक्ट करो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कतई नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं कंसेप्चुअल, आपको इनडायरेक्ट मिल रहे हैं। क्या जो बेस है उसको क्लियरली बेस बोल ही नहीं रहे, वो बोल रहे हैं उसका पीएच 7 से ऊपर है, तो यहां पर ज्ञान लगाना पड़ेगा, 7 से ऊपर है तो बेस ही होगा भाई। एसिड है तो बोल ही नहीं रहा एसिड, उसका बोल रहे हैं पीएच 7 से कम है, तो ये ज्ञान आपको लगाना पड़ेगा। और ये ज्ञान तब लगाएंगे जब आपको सिर्फ वो एक टॉपिक नहीं, उसके सराउंडिंग के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो इस बार ये थोड़ा सा चैलेंजिंग दे रहे हैं कंसेप्चुअल, बट घबराने का नहीं है भाई। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर आपकी तैयारी तो चली रही है और लगातार आपकी पढ़ाई जोर शोर से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको अभी से स्टार्ट कर दो, अभी भी बहुत टाइम बचा है बोर्ड एग्जाम तक जाने में। तो अभी तो मिड टर्म्स ही आप लोगों के चल रहे होंगे, कुछ के स्टार्ट हो गए होंगे, कुछ के स्टार्ट होने वाले होंगे, तो अभी टेंशन नहीं लेना, अभी टाइम बहुत है। लेकिन फेस करना पड़ेगा ऐसा पेपर, चैलेंजिंग पेपर होगा, कंसेप्चुअल पेपर होगा, उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। When 50 gram of lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate solution. अच्छा, lead powder is PB. PB को ऐड किया गया किस पर? ब्लू कलर कॉपर सल्फेट CuSO4। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई ये तो। और लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यस, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। करीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, सुनकर पटौदी भाई मतलब लेड पीबी, हंसकर कल्टी हो गए, कल्टी बाद में आ गया, याद है ना अपने को। तो पीबी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इट विल गोइंग टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो वो क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा सॉल्ट से, तो क्या बनेगा जल्दी बोलो? PbSO4, और कॉपर अकेला निकल जाएगा जीवन में तन्हा तुम्हारी तरह। तो कॉपर क्या होगा? अकेला निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? लेड सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस। हाँ, कलरलेस होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का तो चलो लिख दिया उन्होंने ब्लू कलर होता है, लेड सल्फेट का मैं बता देता हूं इसका कोई कलर नहीं होता, दिस इज कलरलेस। तो ये कलरलेस होता है, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता। तो बिल्कुल ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कुछ नहीं, खत्म। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डन? सिंपल था, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आ गया था। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिए हुए हैं 3 एलिमेंट के X, Y एंड Z। ठीक है, X का दिया हुआ है आपको 2,8,7 नॉन मेटल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऑक्टेट रूल के लिए। Y दिया हुआ है 2,8,2 मेटल है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 2,8,2 जैसे मैग्नीशियम का यही होता है, और ये X जो है वो क्लोरीन हो सकता है, अपन मानकर नहीं चल रहा है कि वही होगा। Z आपकी नोबल गैस हो गई, नियॉन, क्योंकि 2,8 का कॉन्फ़िगरेशन है तो नोबल गैस हो गई। अब क्या बोला गया है? हाँ, मैं यहां लिख ही देता हूं क्योंकि वही पूछा है, मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। तो X आपका कौन है? नॉन मेटल। Y कौन है आपका? मेटल। और ये कौन है आपकी? नोबल गैस। खत्म। ये कौन है आपकी? नोबल गैस। खत्म। तो क्या बचा अपने पास? Y and Z are metals? बिल्कुल नहीं। Y and X are non-metals? बिल्कुल नहीं। X is a non-metal and Y is a metal. X is a non-metal and Y is a metal. Z के बारे में पूछा ही नहीं। ठीक है, चलो Y is a non-metal, Y non-metal तो है ही नहीं, C ऑप्शन करेक्ट है। X जो है वो non-metal है और Y जो है वो metal है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो मेटल होगा। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नॉन मेटल होगा। तो ये गेन करने की पोजीशन पे तो नॉन मेटल, ये लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो ये मेटल। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एंड यस सी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? बर्निंग ऑफ कैंडल 2 बार रिपीट हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल, एंडोथर्मिक किसे बोलते हैं? जिसमें आपको हीट एनर्जी देनी पड़े रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट अगर करना है और तो तुमको ऐसी रिएक्शन जिसमें तुम्हें हीट देकर करवाना पड़े, उसको आप एंडोथर्मिक कहोगे। जिसमें हीट मिल जाए उसको आप एक्सोथर्मिक कहते हो। ठीक है, चलो तो बर्निंग ऑफ कैंडल तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो हीट मिलती है। कुकिंग ऑफ फूड, बताओ खाना बनाने के लिए क्या करते हो? हीट देते हो ना, कि खाने में हीट मिलती है। खाना पकाते हो तो चूल्हे पे पकाते हो ना, आपको हीट देनी पड़ती है। तो कुकिंग ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। बिल्कुल।
डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर वैसे भी हो जाएगा। तुम्हारे घर पे अगर पड़ी है सब्जी तो वो अपने आप सड़ जाएगी, उसको हीट देने की जरूरत भी नहीं है। हीट देने से जल्दी सड़ सकती है बट जरूरत नहीं है। एंड रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर, तो ये तो एक्सोथर्मिक है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड इज द बेस्ट एग्जांपल, तो इसके हिसाब से कुकिंग ऑफ फूड इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो। खाना बनाने के लिए आपको हीट देनी ही पड़ती है बाय डिफॉल्ट, कभी हीट मिलती नहीं है आपको, ठीक है। वो तो खाना जब गर्म हो जाता है इतना तो वो हीट निकालता है, बात अलग है उसके पकने के बाद, लेकिन जब पका रहे हो तब तो हीट देनी पड़ेगी, तो इट्स एन एंडोथर्मिक। चले अब अपने जो एमसीक्यूज वाले पार्ट थे जो कि 16 थे बट अपने केमिस्ट्री में 7 हैं, तो वो 7 क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कर लिए। अब अपन आते असर्शन रीजंस पर, ठीक है। असर्शन रीजन का फंडा तुमको पता होगा, आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक असर्शन होता है एक रीजन होता है। आपको ये बताना होता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं और क्या रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब कहीं रीजन ऐसा तो नहीं कि जस्टिफाई नहीं कर रहा हो असर्शन को। ऐसा हो सकता है कि दोनों सही हो असर्शन रीजन, लेकिन रीजन का असर्शन वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना भी ना हो, तो ये भी एक ऑप्शन बनता है। एक ऑप्शन होता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ये ऑप्शन ए होता है जनरली। ऑप्शन बी होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ऐसा भी होता है। तो ये जो 2 चीजें आपको मिलती हैं, बहुत डिफरेंस होता है इसमें, इसलिए इनको समझना जरूरी है। बाकी ऑप्शन होते हैं फिर असर्शन सही है रीजन गलत है, असर्शन गलत है रीजन सही है, ये बाकी 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। चलो तो ये 4 ऑप्शंस यहां पर लिखे भी हुए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस X। आपने डाइल्यूट HCl को एक टेस्ट ट्यूब में डाला जिसके अंदर सब्सटेंस X था। अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच गिव्स अ पॉप साउंड। एक बात बड़ी क्लियर है कि जो पॉप साउंड आता है वो हाइड्रोजन गैस का आता है, तो मतलब ये कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस है। और ये हाइड्रोजन गैस पता है कहां से निकली होगी, इस HCl से। मतलब जो X है ना, उस X ने H को डिस्प्लेस किया होगा। मतलब मोटी मोटी रिएक्शन बताऊं, X प्लस HCl, X ने H को डिस्प्लेस किया, कुछ HCl बन गया होगा। अब ये HCl2 HCl3 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग X की वैलेंसी क्या है, और हाइड्रोजन गैस निकल गई होगी, ठीक है। ये रिएक्शन हुई होगी When a burning matchstick is brought near to it। तो ये हाइड्रोजन गैस जो निकली है ना, इसका पॉप साउंड आपको सुनाई देता है। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इसका पॉप साउंड आपको सुनाई देता है। नाउ रीजन दिया इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। देखो या तो ये टाइपो हुआ है या फिर ये रीजन ही गलत है। वैसे हुआ क्या होगा, मेटल X विल डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन, X इज नॉट डिस्प्लेस्ड, X हैज डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन। अंग्रेजी का डिफरेंस यार देखो, ठीक है। तो मैं ये मानकर चलता हूं ये थोड़ा सा टाइपो हुआ है हमारी स्लाइड टीम की तरफ से, क्योंकि इसमें X इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, इनफैक्ट X इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। तो टाइपो ही है ये, तो अपन यही पढ़ेंगे इसको कि X इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन, ऐसा मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो X इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। अब ये डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, तो ये तो बिल्कुल सही है, X डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, और यही रीजन है कि आपको H2 गैस निकलेगी। तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ये करेक्शन आप भी कर लेना। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, लेकिन X हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो X is displacing hydrogen and assertion reason are both are correct and reason is the correct explanation for assertion also. Done है भाई, तो A ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नाउ एक ही assertion reason था, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सेक्शन बी से, मतलब अब आपके स्टार्ट हो गए भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर आना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 121 टू 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर्स इसमें है, तो वेरी शॉर्ट आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 21, ध्यान से देखेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटिंग रीजन फॉर योर आंसर। टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है भाई, पहला चैप्टर का है टाइप ऑफ रिएक्शन। इसको देखोगे तो क्या दिख रहा है, Fe2O3 2Al, Al क्या कर रहा है, Fe को डिस्प्लेस कर रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बता देता हूं हीट भी निकल रही है ना, तो साथ में बोल दो एक्सोथर्मिक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक रिएक्शन एक से ज्यादा टाइप की हो सकती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है एंड इट इज ऑल्सो एन
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑल्सो, ठीक है। और इसमें क्लियर बता देना, रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में आप लिखोगे सिंस एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे पता, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ऑल्टो बोले तो एल्यूमिनियम, जेन फरारी, फरारी फिर बाद में आया, तो ऑल्टो पहले आया फरारी बाद में आया, तो ऑल्टो ज्यादा ताकतवर है फरारी से, वैसे ऐसा रियल में नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। संपट पड़ी बात, तो एल्यूमिनियम ने क्या करा, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसको रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। हीट का लिखने का रीजन है कि एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट तरफ, ठीक है। दूसरा बी टाइप की रिएक्शन आप देखो, लेड नाइट्रेट प्लस 2Ki, कुछ नहीं होगा, पीबी ने के को लात मारी, के ने पीबी को लात मारी, तो के बन गया NO3 के साथ KNO3, और पीबी चला गया के को हटाकर आई के साथ PbI2, प्रेसिपिटेट भी बन गया। इसके भी दो टाइप लिख सकते हो, पहला है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि मेटल आयंस आर गेटिंग एक्सचेंज, तो इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों, क्योंकि पीबी के को हटा रहा है और के बदले में पीबी को हटा रहा है, पीबी के को हटा रहा है, के पीबी को हटा रहा है, तो इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड थिंग, पीपीटी बन रहा है, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप ये भी लिख दो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है ये एक तरीके की, तो ये 2 रिएक्शन से, एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी है एंड इट इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप ये बोलना कि मेटल आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, और जो सॉल्ट बन रहा है PbI2 ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, डाउनवर्ड का एरो दिया हुआ है, इसका मतलब जिस मीडियम में रिएक्शन हो रही है उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, उसमें सॉल्युबल नहीं है, तो ये नीचे जाके जम रहा है, बोले तो पीपीटी बना रहा है प्रेसिपिटेट, तो इट इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये चीज आपको वहां पर बतानी है, ठीक है। तो ये लिख दिया एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक चीज और है, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है वो रिडॉक्स भी होती है, तो आप एक और रिएक्शन लिख सकते हो रिडॉक्स, जिसमें आप बोलोगे एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और आयरन के पास देखो ऑक्सीजन पहले था लेकिन बाद में नहीं है, आयरन के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन बाद में नहीं है, मतलब आयरन ने ऑक्सीजन को रिमूव कराया, तो फिर आयरन ऑक्साइड ने ऑक्सीजन रिमूव किया, मतलब उसका खुद का हुआ रिडक्शन, तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपको रिडॉक्स मिल जाएगा, और ये भी मैं बता दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती रिडॉक्स, याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट कभी रिडॉक्स नहीं होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स होगी, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स हो गई। हीट इज ऑल्सो इवॉल्व्ड एंड मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, और ये रिड्यूस हो रहा है, एल्यूमिनियम रिड्यूसेस आयरन टू ऑक्साइड टू आयरन एंड इटसेल्फ इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। दूसरी, ये जैसे मैंने बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन, एज देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आयंस का एक्सचेंज हो गया। दूसरा, येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, ये जो इंपॉर्टेंट है ये है कि लेड आयोडाइड का जो कलर है पीपीटी का, दैट इज येलो पीपीटी, तो येलो प्रेसिपिटेट ये फॉर्म करता है, येलो पीपीटी ये फॉर्म करता है, तो येलो पीपीटी का जो फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगा, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 27th क्वेश्चन। अब हम आ गए सेक्शन सी में, जो कि बहुत शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मतलब वेरी शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट आंसर है, 3 मार्क का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अनिरुद्ध टुक 2 मेटल ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड एज शोन, मतलब एक उसने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोनों का कलर एक जैसे ही लग रहा है मुझे तो वैसे, चलो इसको मैं मान लेता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और ये लिया उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड एज शोन इन द पिक्चर बिलो, मैग्नीशियम इज MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट ही फॉरगॉट टू लेबल देम, हाउ विल यू गाइड हेल्प अनिरुद्ध टू आइडेंटिफाई द ऑक्साइड्स एंड, अच्छा बहुत बढ़िया, जैसे वो पिक्चर में दिख रहा है ना इमेज में कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे वो वाकई में डिफरेंस नहीं है, और वो भूल गया कि इनमें से एल्यूमिनियम कौन था और मैग्नीशियम कौन था। अब बताओ कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जरा सोचो, तुम सोचो जरा, क्योंकि मैंने बताया था ये एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक को कैसे पहचानोगे, और ये तो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, तो दिमाग लगाओ, ठीक है, 1 मिनट का टाइम तुमको देता हूं, सोचो फिर अपन बात कर। हाँ भाई, कुछ दिमाग की बत्ती जली, क्या करने वाले हैं अपन ये करने वाले हैं कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, अपन एक काम करते हैं, क्योंकि वो एम्फोटेरिक है, तो देखो वो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, तो अपन एक काम करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अपन सबसे पहले रिएक्ट करवाएंगे एसिड से, ठीक है, अब एसिड के साथ भी वो प्रोडक्ट बना लेगा,
क्या बनाएगा Al2O3। सपोज एसिड मैंने ले लिया HCl, तो HCl ले लिया तो क्या बनेगा AlCl3 प्लस H2O। सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड और बेस की रिएक्शन, तो ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है अभी, बेस की तरह, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज अगर आप क्या मान लो, यही चीज अगर आप क्या मान लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक एसिड मान लो, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर एसिड मानोगे तो बेस सामने रखो, कौन रखोगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O वाटर, यहां पर भी बनेगा। तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि ये कौन है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड क्या करता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो ये बेस के साथ खुद रिएक्ट नहीं करेगा। अल्टीमेटली आपको दोनों को अगर अलग डिफरेंशिएट करना है तो सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इससे समझ में आ जाएगा कि भाई जिसने बेस के साथ रिएक्ट करा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, जिसने बेस के साथ रिएक्ट करा वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और जिसने बेस के साथ रिएक्ट नहीं करा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड खुद बेसिक नेचर का, और बेसिक नेचर का है तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और जो रिएक्ट कर रहा है वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ मत करना, दोनों में आप बेस डाल देना, जिसने रिएक्ट करी वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसने रिएक्ट नहीं करी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस के साथ नहीं करेगा रिएक्ट। क्लियर हो गया? तो ये बड़ा सिंपल सी बात है। और दूसरा, अच्छा एक और टेस्ट बड़ा सिंपल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बेसिक भी होता है, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में भी कन्वर्ट करेगा। रिएक्शन के अलावा अगर आपको फिजिकली उसको देखना है तो फिजिकली आप देख सकते हो, रेड लिटमस लगा देना तो जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बेस का काम है रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना। दूसरी चीज, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है एंड इनसॉल्युबल है, thus it will not change the color of either blue or red litmus। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि रेड लिटमस को लगाकर हम कलर का चेंज देख सकते हैं, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो कलर को चेंज नहीं करेगा, वो रेड को ब्लू को चेंज, किसी लिटमस को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको 27 का ही बी पार्ट दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन का, मतलब 1.5 मार्क के क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका बी पार्ट एक और है। इन एन एक्टिविटी आयशु वाज गिवन 2 सब्सटेंसेस, आयशु के पास 2 सब्सटेंसेस गिवन थे, कॉपर सल्फाइड एंड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। एक कॉपर सल्फाइड विच इज Cu2S एंड एक कॉपर ऑक्साइड विच इज Cu2O। तो वी हैव 2 ऑक्साइड्स, वन इज कॉपर सल्फाइड Cu2S and copper oxide Cu2O. To obtain copper from these compounds, she was able to extract copper successfully. अच्छा, इन दोनों से उसको कॉपर को निकालना है, तो कॉपर को इन्होंने सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट किया। Illustrate with the help of chemical equation how Aishu might have completed the activity. कैसे कंप्लीट करी होगी एक्टिविटी को? तो एक है कॉपर का सल्फाइड, कॉपर के सल्फाइड से कैसे निकालोगे आप? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जला के, तो ये बेसिकली कॉपर ऑक्साइड दे देगा, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर बन जाएगा। ये इसको आप कहते हो रोस्टिंग, मतलब जब आप इसको जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो दिस इज रोस्टिंग। इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो आप इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाओगे, तो इसको बेसिकली आप थर्मल डिकम्पोज करोगे, तो सिंपल डिकम्पोज करोगे तो यहां पर आपको Cu2S जो होगा वो खुद हीट करके कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा। देखो Cu2S को आपने क्या करा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाकर हीट करा, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना। इस कॉपर ऑक्साइड से आप कैसे निकालोगे? कॉपर सल्फाइड को फिर रिएक्ट करोगे, ये होता है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट में कॉपर कॉपर एक तरफ आएगा और सल्फर ऑक्सीजन को लेकर क्या क्रिएट कर देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपको रिएक्शन में मिलेगा और इस तरीके से आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखो कॉपर सल्फाइड को पहले आपको कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को फिर बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके आप कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड बनाओगे तो आपको कॉपर का एक्सट्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉपर ऑक्साइड से तो डायरेक्ट कॉपर सल्फाइड रिएक्ट करा दो तो आपको मिल जाएगा कौन? Cu प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों चीज आपको मिल जाएगी यहां से, इन दोनों से। दूसरी चीज एक और है जो इसमें, वो ये कि अगर आपके पास कॉपर सल्फाइड होता तो पहले आप इसको क्या करते? 3O2 के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करते, और कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद आप कॉपर सल्फाइड के साथ वापस से रिएक्शन में कॉपर निकाल लेते।
तो इससे आपको पहले कॉपर ऑक्साइड बनाना पड़ेगा और कॉपर ऑक्साइड फिर डायरेक्टली कॉपर में कन्वर्ट होगा कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके। तो दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पर, क्वेश्चन पर। 28th क्वेश्चन, अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, मतलब आपके पास इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस आ गए। अब आपको या तो ए को अटेम्प्ट करना है बी को, बट अपन ऑल्दो दोनों के आंसर्स डिस्कस करेंगे यहां पर। तो ए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे ए को। इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड एक्स एंड जेड। जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है आप उसमें कंपाउंड किसको, एक्स और जेड को बताओ कि कौन कौन से है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्स टू जेड। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शन अगर आप देखोगे तो आपको सॉल्वे प्रोसेस वाली रिएक्शन दिखेगी। याद है सॉल्वे प्रोसेस, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन इज पास थ्रू CO2 गैस। ये ब्राइन सोल्यूशन, अमोनिकल ब्राइन मतलब ये अमोनिया, इज पास थ्रू CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। दो प्रोडक्ट मिलते थे, एक मैं आपको बता देता हूं, एक बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और एक बनेगा आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो दिस इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, Y NH4Cl हो गया और X आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो, केक्स को फ्लफी बनाने की जो रिएक्शन है, बेकिंग सोडा वाली जो रिएक्शन है, बेकिंग सोडा ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स वाटर प्लस CO2 निकलता है जिससे केक फ्लफी बनता है। और यहां पर कौन रह जाता है, बिटरनेस दे देता है केक में जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर मॉलिक्यूल देते हो तो ये बन जाता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये रिएक्शन में आपको ये Q मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट रिएक्शन। अब आपके पास देख लेते हैं X कौन है भाई, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। Y कौन है आपके पास, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। Z कौन है आपके पास, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और Q कौन है आपके पास, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये आपके पास हो गए X, Y और Z और Q। क्लियर हो गया। गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन में कंपाउंड बताने थे X और Z। अच्छा, टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी है, X टू Z थर्मल डिकम्पोजिशन। आप हीट करके डिकम्पोज कर रहे हो तो X टू Z is actually thermal decomposition. So this reaction is none other than thermal decomposition. Thermal decomposition. तो ये रिएक्शन बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट, इसका जो एक और पार्ट है, इसी क्वेश्चन का मतलब सेम इंटरनल चॉइस में ही चल रहे हैं, अभी अपन ए ऑप्शन में चल रहे हैं। You are given 3 unknown solutions A, B and C with pH values of 6, 8 and 9.5। अच्छा, A का pH वैल्यू कितना है 6, B का कितना है 8 और C का कितना है 9.5। ठीक है, ये एसिडिक है, वीक एसिडिक, और ये दोनों वीक बेस है। ठीक है, आगे बताओ। In which solution will the maximum number of hydronium ions be present? हाइड्रोनियम आयंस की संख्या किसमें ज्यादा होगी, जिसका pH कम होगा हाइड्रोनियम आयन उसमें ज्यादा होंगे। pH A का कम है तो A में सबसे ज्यादा होंगे। पता है कितने, 10 की पावर -6, क्योंकि जो pH होता है उसी की नेगेटिव पावर बन जाती है 10 की हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन के लिए। तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन, जैसे pH है 6 तो पावर में लगा दो 10 की पावर -6, वो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। इसमें क्या बन जाएगी 10 की पावर -8, इसमें क्या बन जाएगी 10 की पावर -9.5। तो ये आपके क्या हो गए कंसंट्रेशन, जिसमें A का सबसे ज्यादा है तो A सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग मतलब C में सबसे कम, उसके ज्यादा B में, और उससे ज्यादा A में। याद रखना, pH जिसका कम होगा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन उसमें सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि लेस इज द वैल्यू ऑफ pH मोर एसिडिक इट विल बी। तो एसिडिक वो ज्यादा होगा, और एसिडिक अगर ज्यादा है मतलब हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन उसी में ज्यादा है, क्योंकि H+ आयन का कंसंट्रेशन ही एसिडिटी डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो CBA इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, अब आते हैं 28 पे। तो अच्छा, ये सारे आंसर्स हैं। तो CBA इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+, सोल्यूशन A दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन, और ये अपन ने ऑलरेडी X और Z पता कर लिया। ठीक है, चलो
अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन पर, 28 का और पार्ट जो इंटरनल चॉइस दिया हुआ है ना, उसी का एक और पार्ट अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा पेस्ट वेयर एज वेस्प स्टिंग इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट विनेगर। बिल्कुल, बी स्टिंग एक्चुअली एसिडिक होगा क्योंकि इट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका वर्ड से फॉर्मिक एसिड बना है। फॉर्मिका लैटिन में लाल चींटी को एक्चुअली कहा जाता है। तो ये जो मधुमक्खी का डंक है, लाल चींटी का डंक है, इट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, जिसको ट्रीट करने के लिए आपको बेस चाहिए विच इज बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है इट्स अ बेसिक इन नेचर, तो उसी बेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि न्यूट्रलाइज कर सकें एसिड और बेस। बट जो वेस्प होती है, जिसको ततैया कहते हैं, वो लाल कलर का जो होता है ना, एकदम हेलीकॉप्टर टाइप का उड़ता है जो, वो वेस्प स्टिंग ततैया होती है। उसका जो स्टिंग है वो बेसिक होता है। उसका जो स्टिंग है वो बेसिक होता है, और उस बेसिक स्टिंग को ट्रीट करने के लिए आपको डाइल्यूट विनेगर की जरूरत है विच इज एसिडिक। तो उसको ट्रीट करने के लिए यू नीड एन एसिड। तो आप उसमें एसिड की मात्रा डालोगे तो वो ट्रीट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फार्मर ट्रीट सॉइल विद क्विकलाइम व्हेन टिलिंग। क्विकलाइम क्या है? बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड विच इज मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये बेसिक होते हैं। और वो इसलिए फार्मर्स ट्रीट करते हैं क्योंकि उनकी सॉइल जब बहुत ज्यादा एसिडिक होती है तो थोड़ी सी फर्टिलिटी कम होती है सॉइल की। तो सॉइल के एसिडिटी को कम करने के लिए, ताकि फर्टिलिटी बढ़ सके, उसके लिए वो क्विक लाइम के साथ ट्रीट करते हैं उसको, ताकि उस सॉइल का पीएच 7 के आसपास ले आए, न्यूट्रल लेकर आए, जहां उसकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी सबसे बेस्ट होगी। तो सॉइल जब बहुत एसिडिक होती है तो फार्मर क्विक लाइम से ट्रीट करते हैं, जो कि CaO होता है, जो कि मेटल का ऑक्साइड होता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। Ancient sculptures and marble structures are conserved by treating them with certain chemicals। अच्छा, इस पे कमेंट करना है। एंशिएंट स्कल्पचर्स और मार्बल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे बेसिक चीजें होती हैं। मार्बल स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली बेसिक होते हैं। ठीक है। अब बेसिक होते हैं तो ये क्या करते हैं? एसिड जहां मिलता है वो इनको करोड करता है। जैसे ताजमहल की आप बात करो तो ताजमहल का कलर येलो क्यों पड़ने लगा? क्योंकि वो मार्बल से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन से, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। और वहां पर क्या होता है? एसिड रेन होती है। जो एनवायरमेंट में एसिड्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पानी में जाते मिलते हैं एयर में और एसिड बनकर गिरते हैं, तो वो ताजमहल पर करोड करते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको उन एसिड से बचाना पड़ता है, उन एसिड से उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो इसलिए हमको कुछ केमिकल्स को मिलाना पड़ता है ताकि वो बेसिक स्टोन्स पर, स्कल्पचर्स पर एसिड जाकर अटैक ना करे। तो उसी के बारे में आपको कमेंट लिखना है। तो बेसिकली आप एसिड रेन के बारे में भी कमेंट लिख लोगे तो ये चीज कवर हो जाएगी। ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट स्कल्पचर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सर्टेन गैसेस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड एसिड रेन। देखो एसिड रेन की बात आ गई। बी स्टिंग इज एसिडिक, वेस्ट स्टिंग इज बेसिक, बात कर चुके। टू चेंज द नेचर ऑफ सॉइल फ्रॉम न्यूट्रल और बेसिक। ठीक है। तो न्यूट्रल या बेसिक करने के लिए, ताकि वो सॉइल की जो एसिडिटी है उसको आप कम कर सको, तो इसके लिए आप इसको ट्रीट करते हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 to 36 वेयर देयर आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो अब थोड़े से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ गए, सेक्शन डी में हम आ चुके हैं। ठीक है। ये 5 मार्क का जो क्वेश्चन है ना, वो वहां पर हम आ गए। तो 5 मार्क का क्वेश्चन देखते हैं। अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी। अगेन इसमें क्या दिया हुआ आपको? इंटरनल चॉइस फिर से दे दी है, तो इंटरनल चॉइस पर डिस्कशन अपन दोनों क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन ए का फर्स्ट पार्ट कहता है कीर्ति थिंक्स दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑन द कॉन्ट्ररी क्रिश थिंक्स इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जस्टिफाई विद वैलिड रीजन हुज थिंकिंग इज करेक्ट। पहली बात तो कीर्ति की थिंकिंग बिल्कुल करेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ होगी, अनसैचुरेटेड के साथ एडिशन रिएक्शंस होती हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक बॉन्ड जाएगा, एक एटम जाएगा और कोई दूसरा एटम उसकी जगह लेगा। ठीक है। कार्बन को क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने, कार्बन को क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने, सपोज करो कार्बन यहां पर X, कार्बन यहां पर U से जुड़ा है, यहां पर V से जुड़ा है, यहां पर W से जुड़ा है, यहां पर X से जुड़ा है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, ये सैचुरेटेड है क्योंकि उसने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए। अब ये सैचुरेटेड है तो ये क्या करेगा? अगर मान लो किसी Y को आना है तो किसी एक की जगह पर लगेगा, तो ये हटेगा और ये आएगा, तो क्या बन जाएगा? C, यहां पर कौन है V, यहां पर कौन है W, यहां कौन है X, और यहां आ जाएगा Y, प्लस U अलग हो जाएगा। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो किसमें होगा? आपके सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अनसैचुरेटेड में तो हो जाएगी एडिशन रिएक्शन।
अनसेचुरेटेड में आप देखोगे तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अनसेचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन कैसे होगी? जैसे आपके पास C डबल बॉन्ड C है और यहां पर मान लो 2 H है, यहां पर 2 H है, प्लस मैंने H2 और कर दिया, तो हाइड्रोजन गैस को आपने ऐड कर दिया। तो जब हाइड्रोजन गैस को ऐड करा तो ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड होगा। जो 2 डबल बॉन्ड्स आपको दिए उसके अक्रॉस ऐड होगा। एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, तो क्या बनेगा? CH H सिंगल बॉन्ड CH H नीचे H और नीचे H। तो इसने सब्स्टिट्यूट नहीं करा, मतलब इसने, चलो मैंने H को ऐड करा, अगर मैं X भी ऐड करता तो X और X ऐड होते। तब ऐसा नहीं होता कि एक H की जगह पर एक X आ गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज ऐड होती है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड खुलता है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सीधा क्या होगा? एडिशन, डबल बॉन्ड को खुल के, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और एडिशन होगा। जबकि अगर पहले से ही सिंगल बॉन्ड है तो इसमें अब और एडिशन हो नहीं सकता। कहीं ने सोचा होगा सर Y सीधा ऐड हो जाता है, तो बेटा कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है वो, तो 5वां बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो किसी को जाना पड़ेगा तो आएगा, और किसी को जाकर कोई आए तो इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड विल ऑलवेज फॉर्म सब्स्टिट्यूशन, वेयर एज अनसैचुरेटेड ऑलवेज गोज विद एडिशन रिएक्शन। तो ये रीजन है, इसलिए कीर्ति बिल्कुल ठीक है और कृषि जो है वो बिल्कुल गलत है। तो कृषि का सोच गलत है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखते हैं, मीथेन एंड प्रोपेन। मीथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। मीथेन और प्रोपेन उनके आइसोमर्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, यस, बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं जब वो जलते हैं, अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो जितने भी पेट्रोल, डीजल, ये सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कैरोसिन, एलपीजी सिलेंडर्स, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी ये देते हैं, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू इनके पास होती है, ठीक है। कमेंट एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इमीडिएट लोअर होमोलोगस सीरीज ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, ये भी बना लेते हैं। प्रोपेन इज C H H H H H H H H। क्या करें? कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दें। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, हाइड्रोजन के 2 पूरे, ये 2 पूरे, ठीक है। चलो यहां पर देखें इस कार्बन के, ये हाइड्रोजन के 2 पूरे, ठीक है, इस कार्बन के 8 पूरे। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हाइड्रोजन के पूरे और ये कार्बन के पूरे। ये बन गया आपका प्रोपेन का डॉट स्ट्रक्चर। तो दिस इज C3H8। तो दिस इज प्रोपेन, जिसका आपने क्या बना दिया यहां पर? डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। तो दिस इज अ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। डन, C3H8 क्लियर हो गया। चले आगे पढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर आपने वेल्डिंग के लिए यूज किया, ठीक है। तो जब इथाइन को आप जलाओगे ऑक्सीजन में तो अगेन बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करेगा जो वेल्डिंग के लिए यूज होती है, लेकिन इथाइन और एयर का क्यों नहीं है उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो पहले इसके आंसर्स को देख लेते हैं। कीर्ति थिंकिंग मैंने कहा था कि बिल्कुल सही है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एटम्स का रिप्लेसमेंट हो सकता है, जबकि अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन होती है, जैसा हमने डिस्कस किया था। बट इसके अलावा ये स्ट्रक्चर मैंने अभी बना दिया आपको, प्रोपेन का डॉट स्ट्रक्चर। तो प्रोपेन का ये डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। मीथेन एंड प्रोपेन अंडरगोस कंबशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, यही मैंने डिस्कस किया, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। The lower homologous series of propane of ethane is following electron dot structure. अच्छा, lower series, lower homologous, lower member पूछा था। एक्चुअली लैंग्वेज में ना लोअर मेंबर पूछा था प्रोपेन की सीरीज का, तो लोअर मेंबर इसका इथेन है, इससे जस्ट लोअर वाला, तो यहां पर एक्चुअली इथेन का बना है C2H6 का। तो कोई बात नहीं, मैंने प्रोपेन का बना दिया, बट उनने लोअर मेंबर पूछा था। तो प्रोपेन से जस्ट लोअर कौन है? इथेन है, तो इथेन का ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो प्रोपेन का नहीं बनाना, इथेन का बनाना है, जो उससे ज्यादा आसान है। तो इथेन में कुछ नहीं करना, 2 कार्बन रखना है और हाइड्रोजन लगाने, 3 इसके पास 3 इसके पास, टोटल 6 हाइड्रोजन होंगे। और जब 6 हाइड्रोजन होंगे तो आपको क्या करना है, यहां पर सबका 8-8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पर आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट, any two characteristics, difference in CH2 molecular mass of any two adjacent atoms. ठीक है, CH2 ग्रुप और 14, अच्छा कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बेसिकली वहां पर बताने हैं होमोलोगस सीरीज के बीच में। तो दो मेंबर के बीच में या तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, ठीक है, या फिर उसके मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल दो मेंबर इथेन और प्रोपेन ले लेते हैं, C2H6 और अगला है C3H8। अब इन दोनों में डिफरेंस किसका दिख रहा है? CH2 ग्रुप का, तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो गया। मतलब बेसिकली एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया। एक कार्बन का वजन कितना होता है? 12U, और दो हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 2U। तो टोटल डिफरेंस कितने यूनिट का आ गया? 14 यूनिट का आ गया। तो डिफरेंस इन मासेस ऑफ 14 यूनिट, तो 14 यूनिट का मास का डिफरेंस भी आ गया। तो ये 14 यूनिट का मास का डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। सेम जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इथेन और प्रोपेन में? तो पहली बात तो दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, दोनों के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम है। मतलब इथेन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वही लगभग प्रोपेन की भी केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, इथेन का कम होगा, प्रोपेन का ज्यादा होगा, क्योंकि मास ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएंगे। तो कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक आप बता सकते थे इथेन और प्रोपेन में। अब आते हैं इथाइन और ऑक्सीजन वाली बात जो अपन कर रहे थे कि इथाइन और ऑक्सीजन क्या करेंगे। तो बेसिकली सफिशिएंट अमाउंट अंडरगोस कंप्लीट कंबशन टू फायर अ क्लीन ब्लू फ्लेम। तो इथाइन और ऑक्सीजन क्लीन ब्लू फ्लेम देंगे और बहुत ज्यादा हीट निकलेगी जो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होगी। In pressure of insufficient supply of oxygen or in presence of air, ethane does not undergo complete combustion and produce sooty flame. ऑक्सीजन से जलेगा तो क्लीन ब्लू फ्लेम देगा, लेकिन एयर में जलेगा तो एयर का मतलब है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस आ गई हैं। अगर वो प्योर ऑक्सीजन से जलता तो बात अलग थी, प्योर ऑक्सीजन से वो क्लीन ब्लू फ्लेम देता और बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट देता। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता। लेकिन जब तुम एयर में चला रहे हो तो एयर में अकेले ऑक्सीजन गैस तो है नहीं, और भी गैसेस हैं, तो क्या होगा? कंप्लीट कंबशन फिर नहीं होगा इथाइन का, जिसके कारण सूटी फ्लेम, मतलब एक ब्लैकिश येलो ब्लैकिश फ्लेम मिलेगी, जिसमें आपके कार्बन के सूट्स होंगे, कार्बन का धुआं होगा, अनबर्न कार्बन होंगे, क्योंकि इनकंप्लीट कंबशन में इथाइन का जो कार्बन है वो पूरी तरीके से नहीं जल पाएगा, इनकंप्लीट कंबशन वहां पर हो जाएगा। तो इनकंप्लीट कंबशन आपको देगा सूटी फ्लेम। क्लियर हो गया? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसी का और वाला क्वेश्चन। तो और वाले क्वेश्चन को भी अभी हम डिस्कस करते हैं फटाफट। पहले इसका आप एक बार रीड कर लो इन क्वेश्चंस को, फिर हम इसके बाद इसको तुरंत डिस्कस करते हैं। तो 34th क्वेश्चन पर आ रहे हैं, सेक्शन डी में ही 5 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। तो पहला आपको मतलब इसका बी पार्ट ही अपन कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। A and B are sodium salts of long chain of carboxylic acids. A और B कुछ नहीं है, सोप्स हैं, क्योंकि वो लॉन्ग सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स है एंड लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड्स है। अच्छा, तो A आपका तो सोप हो गया, क्योंकि सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो B हो गया वो आपका डिटर्जेंट हो गया। तो B जो हो गया वो आपका कौन हो गया? डिटर्जेंट हो गया, विच इज लॉन्ग चेन्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। Which one of A और B will you prefer as cleaning agent while using underground water? Underground water मतलब भाई साहब हार्ड वाटर है ये, जो जमीन के नीचे है ना, बोरिंग का पानी जो होता है, बोरवेल का पानी, वो बहुत हार्ड होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स डिसॉल्व है। और हार्ड वाटर के साथ सोप काम नहीं करता, बट डिटर्जेंट काम करता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो करता है वो जो इम्प्योर उसके अंदर सॉल्युबल सॉल्ट से हार्ड वाटर के उनको हटा देता है, उनको रिमूव कर देता है। कौन? डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट इज प्रेफर्ड फॉर क्लीनिंग इन हार्ड वाटर एज कंपेयर टू सोप। सोप अच्छा नहीं होता, ठीक है। गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। तो उसका रीजन यही है कि जो हार्ड वाटर में नमक डिसॉल्व होते हैं, डिटर्जेंट उनके साथ रिएक्ट करके उनको इनसॉल्युबल बना लेता है। मतलब हार्ड वाटर में जो सॉल्ट है उनके साथ डिटर्जेंट रिएक्ट करता है, जबकि सोप रिएक्ट ही नहीं करता। तो वो पानी में ही घुले रहते हैं, फिर नमक वहां से इनसॉल्युबल नहीं बन पाते, और पानी में ही घुले रहेंगे। कौन से सॉल्ट से? जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं। इसमें हार्ड वाटर में जो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं वो कौन से होते हैं? इसमें जो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं वो होते कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट करके पीपीटी बन जाते हैं, जबकि सोप के साथ तो रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। ये मेन रीजन है। Elaborate on the process of cleansing action, illustrate Michel with the help of labeled diagram। तो आपको मिशेल बनाना है। क्लीनिंग एक्शन में कुछ होता नहीं है, यहां पर आपका एक सोप की एक चेन होती है। अगर आप एक देखो, सोप कुछ ऐसा होता है आपका, ठीक है। ये कैसे बनता है? बेसिकली CH3COO Na होता है,
और CH3 भी नहीं होता, बड़ी बड़ी चेन होती है, C17 H35 ऐसी चेन्स होती हैं। जैसे ये एक्वस मीडियम में जाती हैं, पानी के अंदर जाती हैं, तो ये बन जाती हैं C17 H35 COO माइनस प्लस Na, ये घूमते रहते हैं। तो ये जो चीज मैं आपको बना रहा हूं, ये ऐसे बता रहा हूं, ये होती है ऐसा O माइनस। अब ये O माइनस है, ठीक है, ये जो O माइनस है ये पोलर एंड हो गया, दिस इज पोलर एंड, जो पानी को अट्रैक्ट करेगा तो दिस इज हाइड्रोफिलिक, तो ये हाइड्रोफिलिक एंड हो गया। ये हाइड्रोकार्बन है, ये कार्बन का एंड है ये वाला, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, और नॉन पोलर हो गया तो पानी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो दिस इज हाइड्रोफोबिक। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं और उनके सभी के नेगेटिव पार्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद ये क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, नेगेटिव पार्ट सबके बाहर हो जाते हैं, ये नेगेटिव पार्ट सबके क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ये नेगेटिव पार्ट ऐसे बाहर हो जाते हैं, तो दिस विल बी नेगेटिव पार्ट, तो ये नेगेटिव पार्ट सबके बाहर हो गए। और यहां पर क्या ट्रैप हो गई, यहां पर ट्रैप हो गई ऑयल और डर्ट हाइड्रोकार्बन के पार्ट पर, तो यहां पर ऑयल या डर्ट ट्रैप हो जाती है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज मिशेल। तो इसको आप क्या कहते हो, एक मिशेल का फॉर्मेशन कहते हो। ये मिशेल, ऐसे बहुत सारे मिशेल्स बनते हैं, मतलब एक पानी के कंटेनर में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मिशेल्स बनते हैं ऐसे, ठीक है। फिर क्या होता है, आप मैकेनिकल एक्शन से, ये मैंने एक दिखाया है आपको, ये बहुत सारे मिशेल्स बनते हैं। फिर क्या होता है, मैकेनिकल एक्शन से ये चेन जो बड़ी होती है ये टूट जाती है, ये चेन ऐसे टूट जाती है, तो पानी जो निकल जाता है वो अलग चला जाता है और ऑयल डर्ट जो होती है वो अलग चली जाती है। तो ये मैकेनिकल एक्शन से जब आप घिसते हो, रब करते हो, स्क्रब करते हो, या वॉशिंग मशीन में आप घुमाते हो, गोल गोल देखा होगा, तो इसका काम है कि मिशेल की चेन को तोड़ देना। तो चेन टूट जाती है तो पानी साफ चीजें लेकर अलग हो जाता है और ऑयल और डर्ट अलग चली जाती है, क्योंकि कभी मिक्स नहीं होते पानी और ऑयल, तो ये दोनों चीजें अलग हो जाती हैं, और ये होती है सोप की वर्किंग, और ये होता है सोप की रिएक्शन जो वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया मिशेल का फॉर्मेशन। नाउ राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम एन ईस्टर CH3 COOCH3। अच्छा, सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसको बेटा बोलते हैं। ईस्टर है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस एक बेस से रिएक्ट करोगे विच इज NaOH, तो आप इसमें NaOH से रिएक्ट करोगे, कुछ नहीं होगा। यहां पर आप देखोगे तो Na प्लस OH माइनस, यहां से ब्रेक करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, Na गया O माइनस के पास, क्या बन गया यहां पर देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, इसको बोलेंगे हम सोडियम एसीटेट। यही है वो सॉल्ट सोप जिसकी हम बात कर रहे हैं, बस यहां कार्बन की चेन और बढ़ा दो तो और बेहतरीन सोप हो जाएगा, 17 16 17 15 कार्बन लगा दो तो बहुत बढ़िया सोप हो जाएगा। तो दिस इज सोडियम एसीटेट प्लस OH कहां जाएगा, CH3 के साथ, तो ये बन जाएगा CH3OH, दिस इज मीथेनॉल, CH3OH, तो दिस इज मीथेनॉल, तो ये मीथेनॉल बन गया। मीथेनॉल तो अलग बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिला है, बेसिकली ये सोडियम एसीटेट जो है ये है सोप, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन हो गई। तो दिस इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्लियर हो गया। तो यही पूछा था उनने सोप की, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, इट्स अ सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर इसके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, वैसे तो मैंने समझा दिया बट यहां पर आंसर्स है। दूसरा इसका और पार्ट भी देख लेते हैं एक साथ, फिर सारे आंसर देखेंगे। और पार्ट बी इज प्रिफर्ड फॉर क्लीनिंग एक्शन, द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड। अच्छा, उसके आंसर ही आ रहे हैं, बी के आंसर ही आ रहे हैं, सॉरी। तो बी इज प्रिफर्ड क्योंकि बी डिटर्जेंट है, बी डिटर्जेंट है इसलिए बी को प्रेफर किया गया है, क्योंकि उसमें जो सॉल्ट्स है वो क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। सो द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होंगे वाटर में। बी इज मोर इफेक्टिव क्लीनिंग एक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ ये बहुत इफेक्टिव होगा। दूसरा ये रहा मिशेल फॉर्मेशन, जैसा मैंने बताया था, बीच में ऑयल ड्रॉपलेट्स या फिर डर्ट आ जाएगी और ये पानी आ जाएगा, दिस इज मिशेल फॉर्मेशन, ठीक है। So the molecules of soap are sodium or potassium salts of long chain of carboxylic acids. The ionic end of soap dissolves in water while the carbon chain dissolves in oil.
पोलर एंड और नॉन पोलर एंड। पोलर एंड पानी में डिप होगा, नॉन पोलर एंड पानी में नहीं डिप होगा तो ऑयल में डिप होगा, इसलिए वो नीचे अंदर सेंटर की तरफ आएगा और सारे पोलर एंड्स ऑपोजिट तरफ जाएंगे। 10 फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिशेल। इसलिए कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? मिशेल, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये वाला मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स है, while the ionic end faces outside, सारे ionic end मतलब O माइनस के एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। This forms an emulsion in water, इससे क्या बनेगा? आपका एक emulsion बनेगा वाटर के अंदर। The soap Michel thus helps in dissolving the dirt in water and we can wash our clothes clean। ठीक है, तो मैकेनिकल एक्शन से ये टूटेंगे भी, इमल्शंस बन जाएंगे, लेकिन मैकेनिकल एक्शन से टूट भी जाएंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स अलग हो जाएंगे और जो वाटर है वो मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। इस तरीके से क्लीनिंग हो जाएगी। ये है वो रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaOH। तो दिस इज बेसिकली द सपोनिफिकेशन रिएक्शन, दिस इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये देखो CH3CONa बना, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो दिस इज सोडियम एसीटेट और ये बन गया आपका मीथेनॉल। तो दिस इज मीथेनॉल, दिस इज मीथेनॉल। ये बाय प्रोडक्ट मीथेनॉल, मेन है ये सोडियम एसीटेट, क्योंकि इसको आप सोप कहते हो। दिस इज बेसिकली योर सोप मॉलिक्यूल। तो ये आपका सोप मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी। ठीक है, तो केस बेस्ड प्रॉब्लम्स है ये सारी। केस बेस्ड प्रॉब्लम को अपन देखेंगे, अपने को एक ही क्वेश्चन होगा 37, 38, 39 में, क्योंकि एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देते हैं। तो केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और ये रिएक्शन है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, आपको AYZMPR जो भी अननोन्स है ना वो बताने हैं। ठीक है, चलो पहली वाली तो दिख रही है आपको, क्लोरएल्कली प्रोसेस की है। तो क्योंकि कॉस्टिक सोडा अगर बन रहा है और एनोड और कैथोड पे कुछ निकल रहा है, तो ये 100% कौन सी है? क्लोरएल्कली प्रोसेस है, जिसमें A कुछ नहीं होता, ब्राइन सोल्यूशन होता है, NaCl। तो A मैं क्लियर कर देता हूं, A इज NaCl, ये ब्राइन सोल्यूशन हो गया, प्लस वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। कॉस्टिक सोडा मिल रहा है तो मतलब X आपका NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एनोड पर कौन भागता है? एनायंस, और एनायन कौन होगा इसमें? NaCl में Cl। तो Y पे जो गैस निकलेगी वो क्लोरीन गैस निकलेगी, तो इट्स अ क्लोरीन गैस। तो Y पर एक्चुअली इट्स अ क्लोरीन गैस। Z कैथोड है, मतलब कैथोड पर केटायन जाएगा, और केटायन कौन जाता है? H+, कौन सा? ये वाला। Na+ नहीं जाता, Na तो Na और OH तो हार जाते हैं, याद है, रेस हार जाते हैं Na और OH, तो NaOH बनकर रहते हैं जो कॉस्टिक सोडा बन चुका है। तो फिर Z पर कौन जाएगा? हाइड्रोजन के आयंस। तो Z कुछ नहीं होगा, कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब A का मोल्टन फॉर्म इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, ये तो एक्वस फॉर्म था पानी के साथ, A मतलब NaCl का मोल्टन फॉर्म। तो यहां पर दो चीजें बनेंगी, मेटल बनेगा Na सोडियम, और एनोड पर गैस होगी क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस होगी। तो Y फिर से क्लोरीन गैस और M जो है वो सोडियम है, तो इस बार M लिख देते हैं, इट्स अ सोडियम मेटल। अब इसमें क्यों नहीं हाइड्रोजन वाइड्रोजन बना? क्योंकि इस बार आपने इसको क्या लिया? मोल्टन फॉर्म में। पानी लिया ही नहीं ना, पिछली बार पानी लिया था तो H+ के आयन मिल गए थे, इस बार तो सिर्फ NaCl, H है ही नहीं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? सोडियम एज अ मेटल ही मिलेगा, कैथोड पे डिपॉजिट होकर। फिर मेटल M आपने लिया जो कि सोडियम है, ठीक है, Na, तो ये बनेगा CH3COONa, CH3COONa, और Na जो होगा वो H को लात मारेगा, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो Z इज अगेन हाइड्रोजन गैस, बट P इज सोडियम एसीटेट, CH3COONa। यह भी बना था सोप की रिएक्शन में, दिस इज सोडियम एसीटेट, तो दिस इज सोडियम एसीटेट। तो ये सोडियम एसीटेट बन गया CH3COONa। ठीक है, Na ने क्या करा? H को डिस्प्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन गैस, Z हो गया हाइड्रोजन गैस, यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी Z के बारे में। P जो है वो बन गया सोडियम एसीटेट। अब क्या किया इनने? CH3COH की रिएक्शन Q से कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। Q आपका अल्कोहल होगा पक्का, इथेनॉल। तो Q के बारे में लिख देता हूं यहां पर, इट इज C2H5OH, क्योंकि ये जब अल्कोहल होगा कौन? C2H5OH, तो ये वाटर को निकाल ले जाएगा, H2O को, और ये बनेगा आपका ईस्टर CH3COC2H5, COOC2H5। तो R आपका क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, दिस इज इथाइल इथेनोएट।
इथाइल इथेनोएट। ये कौन है आपका R, तो R भी लिख देता हूं यहां पर, R is CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 इथाइल इथेनोएट, दिस इज इथाइल इथेनोएट। तो ये आपका R हो गया, ठीक है। Q आपका हो गया C2H5OH, तो Q आपका इथेनॉल हो गया, R आपका ईस्टर हो गया, जिसको ईस्टर बोलेंगे। अब क्या बचा आपके पास, R प्लस एक्स। R क्या था आपका, ईस्टर, X कौन है भाई, NOH, सपोनिफिकेशन रिएक्शन अभी बताई। R प्लस एक्स की रिएक्शन भी देख लो, सपोनिफिकेशन। R कौन है आपका, ईस्टर, कौन सा ईस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, और X कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या करेंगे, Na प्लस OH माइनस, क्या करेंगे O माइनस, ये प्लस, माइनस गया प्लस के पास, क्या बना, पहले तो सोप बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na के साथ, तो ONA सोडियम एसीटेट, सपोनिफिकेशन में पढ़ चुके हैं अभी अभी, प्लस OH किसके साथ लगेगा, C2H5 के साथ, तो C2H5OH। बस यहां मीथेनॉल की जगह 2 कार्बन का अल्कोहल, दिस इज इथेनॉल, तो ये आपका इथेनॉल बन गया, खत्म बात। तो ये आपका अल्कोहल बन गया इथेनॉल, P प्लस Q, ठीक है। तो ये हो गया P और ये हो गया Q, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, क्लियर हो गया। नाउ अटेम्प्ट इधर सब पार्ट बी और सी। अब बी और सी में से इन दोनों में भी आपको दिया है ऑप्शन, तो 37 का क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है, बट आपको बोला गया बी या सी। तो इंप्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड। अच्छा जेड क्या है पहले देख लो भाई, जेड को टेस्ट करने के लिए, जेड है हाइड्रोजन गैस। कुछ मत करना, आप कोई भी रिएक्शन लेना मेटल की एसिड के साथ, जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ लोगे तो क्या बनेगा, इसके लिए जैसे आप जिंक ग्रैन्युल्स ले लो प्लस HCl ले लो, टेस्ट क्या होगा, ZnH को लात मारेगा तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका टेस्ट क्या होगा, बर्निंग मैच स्टिक लेकर आना और बर्निंग कैंडल लेकर आ जाना, तो क्या होगा, आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा। तो पॉप साउंड ये बताएगा कि हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि आपको Z को टेस्ट करने को उन्होंने बोला, इंप्रोवाइजन एक्टिविटी टू टेस्ट Z, और Z कौन थी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आपको पता है कि आपको पॉप साउंड से पता चलेगा। नेम द प्रोसेस इन विच कंपाउंड X, Y एंड Z आर फॉर्म्ड फ्रॉम A। X, Y और Z A से कहां बने पहले वो देख लो, उसकी प्रोसेस का नाम बताना है। X, Y और Z, X, Y, Z A से बने हैं, अरे क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों इसको कह रहे हैं भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपको क्लोरीन गैस निकल रही है जो कि आपकी Y है, क्लोरीन गैस, ये देख लो। आपकी एल्कली बन रहा है कॉस्टिक सोडा, X जो है वो NaOH है, तो ये आपकी एल्कली हो गई। वाटर सॉल्युबल बेस को हम एल्कली कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली हो गई, और ये क्लोरीन क्या है, आपकी गैस है, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन भी बन रहा है और एल्कली भी बन रही है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हो गया क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस इज रिगार्डेड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज इट इज फॉर्मिंग क्लोरीन एज वेल एज एन एल्कली, ठीक है। तो यहां पर हमारा पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये इसके आंसर हैं, ए आपका NaCl था ब्राइन सोल्यूशन में, Y आपका क्लोरीन गैस, Z आपका हाइड्रोजन गैस, M मैंने कहा था देखो सोडियम मेटल, करेक्ट है। P सोडियम इथेनोएट, सोडियम एसीटेट जिसको मैं बोल रहा हूं ना, एसीटेट की जगह आप इथेनोएट भी बोल सकते हो, एसीटेट कॉमन नेम है, इथेनोएट IUPAC नेम है। R इज इथाइल इथेनोएट, ईस्टर जिसको मैंने कहा था, तो R आपका ईस्टर है, ठीक है। ये वो एक्टिविटी है जिसको आपको सपोर्ट करना था। तो यहां पर देखो हमने जिंक ग्रैन्युल्स लिए थे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपने रिएक्ट कराया, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड से करा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंक ले लो प्लस H2SO4 ले लो, तो आपको बस इतना फर्क पड़ेगा कि H को तो तब भी लात पड़ेगी, लेकिन बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिसको आप बर्निंग कैंडल लेकर आ रहे हो, और बर्निंग कैंडल से आपको क्या मिलेगा, एक पॉप साउंड मिलेगा। तो इट इज क्रिएटिंग अ पॉप साउंड, क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली वो एक्टिविटी है जिसकी आप वो लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट इज अ क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन गैस बन रही है और एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा पूरा सैंपल पेपर का डिस्कशन, जिसमें हमने पूरे डिटेल्ड आंसर्स आपको बताए हैं, एक्सप्लेन करे हैं, और प्री रिटन फॉर्मेट में भी लाए। अगर आपको ये PPT चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ,
क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये पीपीटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां से फिर आपको ये पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बाकी जितना हो सके चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आपको आते रहेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे मिड टर्म अभी चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद प्री बोर्ड आएंगे, फिर फाइनल एग्जाम बोर्ड आएंगे, तो उन सब के लिए आपके लिए बहुत अमेजिंग सेशंस लेकर आएंगे जिसमें आपको बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बताई जाएंगी। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके चैनल को शेयर करें। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।